हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल है? मस्त एकदम। सोनी फिजिक्स क्लासेज के लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको आईआईटी जेईई फिजिक्स के लिए पूरा कोर्स फ्री में उपलब्ध है। फ्री में, टोटल फ्री, कुछ नहीं। तो सारा कोर्स किया जाएगा, पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस, टीपीपी टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं फीस नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग्स में, तो मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं जो वीडियोज बनाऊं या जो लाइव वीडियो डालूं, क्योंकि लाइव वीडियोज ही आती हैं मेरी ज़्यादातर, तो लाइव वीडियोज को और जो मैं वीडियो बनाता हूं उनको तुम तक पहुंचा सकूं। ठीक है। तो जिन बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो उन सबको भी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आईआईटी जेईई के लिए पूरा कोर्स ही फ्री में मिल रहा है, पूरा कोर्स, है ना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही तीसरा वीडियो, दो वीडियो आ चुके हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो तीसरा जो वीडियोज है वो आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल उनकी बात करेंगे। तो देखें पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि ये NaCl जैसे एक स्ट्रक्चर रखता है। इफ द anion हैज ए रेडियस ऑफ दिस पिकोमीटर, व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ कैटाइन। कह रहा है कि एनाइन की जो रेडियस है वो इतनी है, देन कैटाइन की आइडियल रेडियस क्या होगी। तो एनाइन नेगेटिव हैं, कैटाइन पॉजिटिव होते हैं। और NaCl टाइप बात कर रहा है, तो Na प्लस को मैंने A प्लस लिख दिया है और Cl माइनस को मैंने B माइनस लिख दिया। अब NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो Cl होता है, Cl है ना, वो FCC स्ट्रक्चर लेके बैठा होता है। और उसकी जो बॉइड्स होती हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, है ना, उनमें क्या कहते हैं, Na जाके फंस जाता है। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में Na जाके फंस जाता है। ठीक है ना। Cl तो FCC स्ट्रक्चर लेके बैठा होता है, लेकिन Na उसकी बॉइड में जाके ऑक्टाहेड्रल बॉइड में फंस जाता है। और उस ऑक्टाहेड्रल बॉइड की जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस है ऑक्टाहेड्रल बॉइड की, है ना, RV, बॉइड माने V, तो वो इतनी होती है। और ये किसकी रेडियस है, वो जो कैटाइन, सॉरी जो एनायन है उसकी रेडियस। ठीक है ना। जो एटम्स है वहाँ पे उनकी रेडियस है और ये वॉइड की रेडियस है, तो इन दोनों में रिलेशन ही होता है, बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसने कहा है कि Cl माइनस तो B माइनस है, एनाइन, और एनाइन की रेडियस अपन को गिवन है, और ये एनाइन की रेडियस होती है, तो ये अपन को गिवन है ना। तो वॉइड की रेडियस अपन निकाल लेते हैं। तो वॉइड की रेडियस अपन को मिली इतनी। अब ये वॉइड की रेडियस ही किसकी रेडियस होगी, कैटाइन की रेडियस, लेकिन आइडियल होगी। क्योंकि मैं आइडियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ A प्लस कंप्लीटली उस वर्ड में जाके फंस चुका है ना, थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली, आइडियली वो बिल्कुल फंस चुका है। तो जो वर्ड की रेडियस होगी वही A प्लस की रेडियस होगी, कैटाइन की रेडियस होगी। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था और इस पर डिपेंड था और ये आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, ये बॉयड की रेडियस है और ये जो एटम्स होते हैं वहाँ पे उनकी रेडियस है, जिनके बीच में बॉयड बनती है। ठीक है ना। इन दोनों में रिलेशन ये होता है आइडियल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाई एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से एक यौगिक बना है। एटम ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ YHCP पैकिंग। ये कह रहा है कि वाई जो एटम्स हैं वो HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है वाई, है ना। और उसकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनमें जाके फंस गया एक्स, है ना। सारी सारी ऑल द लिखा है इसने, तो ऑल द एक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारा जो एक्स है वो फंस गए। किसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वाई की। तो वाई एटम्स हैं वो HCP के सभी लैटिस पॉइंट पर रखे हुए हैं। और वहां पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है, जितनी भी बन रही हैं सारी की सारी, मेरे पॉइंट पर गौर करें, सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उनमें जाके एक्स फंस चुका है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया फिर तो जो कंपाउंड बना है उसका
फॉर्मूला बताइए, है ना? तो जो कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये पता कर लेते हैं कि इसमें जो एक्स है कितने एटम है, और जो वॉइड है ना, वॉइड है वो कितनी है। तो जितनी वॉइड होंगी उतने ही क्या होते हैं, एक्स एटम होंगे। और बाकी जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट पर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे, है ना, वही वाई के नंबर होंगे, वही वाई के नंबर होंगे। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, हाँ? और एक यूनिट सेल में कितनी वॉइड होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है। तो यहाँ पे हमको पता है एक यूनिट सेल में एचसीपी की में वो 6 एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होती है, 6, है ना। इसका मतलब जो वाई एटम है वो तो 6 हो गए, क्योंकि जितने वाई एटम होंगे, है ना, जितने वाई एटम होंगे वो सारे के सारे उसके लेटिस पॉइंट पर होंगे, तो 6 हो गई। और वॉइड की जो संख्या है जिनमें जाके वो एक्स फंसा है वो एक्स के बराबर होगी, तो एक्स टाइप ऑफ एटम भी 6 है ना, और वाई टाइप एटम भी 6 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल बना, है ना, एक्स वाई टाइप का, जिसके 6 मॉलिक्यूल उस एचसीपी की यूनिट सेल में मौजूद हैं। 6 मॉलिक्यूल, है ना, एक एटम इसका, एक एटम इसका, एक एटम इसका, एक एटम एक, छह छह मॉलिक्यूल एक्स वाई के वहां पे मौजूद है। तो एक्स वाई की जो स्ट्रक्चर, उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक्स वाई बनेगी, मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एक्स वाई बनेगा। और लेकिन यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो है कहाँ पे होंगे, उस एचसीपी स्ट्रक्चर में होंगे। ओके, समझ गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाई ए एंड बी। ए ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, अब इसने टेट्राहेड्रल को पकड़ लिया ऑफ BHCP पैकिंग। मतलब बी बी टाइप जो एटम्स हैं उनसे तो HCP स्ट्रक्चर बन रही है, हेक्सागोनल क्लोज पैक बन रही है, और ए टाइप जो है वो वॉइड में जाके फंस रहे हैं। लेकिन पिछले वाले जो क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल थी, इसमें टेट्राहेड्रल है। उसमें सारे वॉइड में एटम आए थे, यहाँ पे सारे वॉइड में एटम नहीं है, 2/3 में, थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि इसके अंदर जो पर यूनिट सेल एटम्स होते हैं वो 6 होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 12 होती है, पता है अपन को, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि ए एटम्स 2/3 वॉइड में फंसी, तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने आएंगे, 12 का 2/3 ले लें तो 8 एटम। तो नंबर ऑफ ए एटम जो है 8, और नंबर ऑफ बी एटम जो है वो 6 आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बी जो है वो ऐसी पैकिंग बना रही है। तो बी एटम तो लेटिस पॉइंट पर जमा है, तो 6 एटम हो गए उस यूनिट सेल के अंदर बी टाइप के, और ए टाइप के कितने हो गए, 8। तो इन दोनों का रेशो निकाला मैंने 4/3, तो यहाँ मुझे पता चला कि ए तो 4 हो गए और बी कितने हो गए, 3 हो गए। तो A4B3 इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी आइडियली, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लें। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इनटू स्ट्रक्चर which may be described by a cubic type of unit cell having one atom in each corner of the cube and two atom on one of its face diagonal, ठीक है। if the volume of this unit cell is this, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या हो रहा है कि कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है ना, और फेस पे, फेस जो डायगोनल है, उसका जो फेस डायगोनल है वहां पे 2 एटम्स, ठीक है ना, समझ गए। ओके, तो यहाँ पे अपन को पता है कि देखो अपन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो 1/8 इंटू 1/8 इंटू होता है ना, 1/8 इंटू 8, वो तो 1 हो गया, है ना। और जो फेस वाले हैं, फेस वाले, अब ये कह रहा है कि 2 एटम्स जो है, 2 एटम फेस पर है, प्रत्येक फेस पर कितने हैं, 2 एटम है। तो 2 एटम फेस पर हैं, क्यूब की जितने फेसेस हैं उन पर हैं 2 एटम। तो 2 एटम फेस पर हैं, तो उसका कितना हिस्सा जाता है अंदर, आधा ही तो जाता है ना। तो 1 एटम अंदर गया, 1 एटम, 2 का हाफ अंदर गया, बताया था तुमको कि यहाँ पे 180 डिग्री ले लें, तो 180 अपॉन 360 1/2, 1/2 पार्ट इसका अंदर गया, ठीक है ना।
ओके, तो टोटल एटम आए इसके अंदर, क्यूब के अंदर 2। टोटल एटम कितना है? 2। ओके, अब अपन को वॉल्यूम पता है ना? वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है। तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो अपन क्या निकाल रहे हैं? इसका मास। इस यूनिट सेल के अंदर कितना कितना एटम्स का मास मौजूद है, कितना एटम्स का मास मौजूद है। तो मेरे पास मास आ गया, इतने ग्राम मास इसके अंदर यूनिट के अंदर, सेल के अंदर मौजूद है। एक बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोल लो और चाहे डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बोल लो, बात एक ही होती है। डेंसिटी ऑफ पदार्थ, पदार्थ का घनत्व बोल लो, और चाहे यूनिट सेल का घनत्व बोल लो, बात एक ही होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बोला गया है कि एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो इतनी है, लेकिन जब वो यूनिट सेल की बात कर रहा है तो यूनिट सेल की भी डेंसिटी इतनी ही लिख रहे हैं, है ना? एलिमेंट की डेंसिटी भी इतनी और यूनिट सेल की डेंसिटी भी इतनी, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया, देन ये मास आ गया। मास किसका आ गया? यूनिट सेल का। यूनिट सेल में जो एटम्स है उनका मास आ गया, तो इसका मतलब ये मास किसका है? 2 एटम्स का। कितने एटम्स का? 2 एटम्स का। और जो 2 एटम्स का मास इतना है, देन पता कर सकते हैं यार 200 ग्राम में कितने एटम होंगे। मैं उल्टा लिख दूं कि इतने एटम्स का मास कितना है, सॉरी, ये जो मास है वो कितने एटम का? 2 का। तो एक एटम का 2 अपॉन दिस, देन इतने मास में 200 ग्राम में कितने एटम? इंटू 200, तो 2 अपॉन दिस इंटू 200। ठीक है ना? सिंपल काम किया, देन इतने एटम मेरे को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द वॉइड फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन for the structure formed by A and B atoms such that A form hexagonal close pack structure and B occupy 2 by 3 of octahedral void। ए तो बना रहा है HCP स्ट्रक्चर और बी जो है उसके 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाके फंस गया। Assuming that B atom exactly fitting into the octal void in the HCP formed by A। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि ए जो है, ए एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और बी जो है वो सारे के सारे नहीं फंसे हैं। बी जो है वो सारे के सारे नहीं फंसे, 2/3 एटम्स ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फंसे। ठीक है, अब मैं इसको पूछा क्या, इसने पूछा है कि जो वॉइड है वहां पे, जो वॉइड है ना, उसका कितना हिस्सा शेष या कितना हिस्सा अभी भी वहां मौजूद है ना? वॉइड फ्रैक्शन पूछा, कितना हिस्सा अभी भी वहां मौजूद है वॉइड का। ठीक है, खाली स्थान कितना भी बचा हुआ है। वॉइड मतलब खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी वहां पे कितनी बची हुई है ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, एक बार मैं दोबारा HCP पे जाऊंगा, फर्स्ट अभी जो मैंने वीडियो भेजी है ना, उसमें जाएंगे, तो अपन ने वहां देखा था कि HCP जो होती है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 74%। 74% का मतलब कि वहां पे जो उसका वॉल्यूम है यूनिट सेल का, HCP का, उसका 74% हिस्सा एटम्स ने कवर कर रखा है, और बाकी 26% में कौन है? वॉइड है। बाकी 26% में कौन है? वॉइड है। 74 में एटम्स है और बाकी 26 में कौन है? वॉइड है। वॉइड मतलब खाली स्थान है। ठीक है ना? समझ गए? अब तो वहां पे सारे वर्ड खाली पड़े थे, सारे वर्ड खाली पड़े थे, तो 74 तो एटम्स ने ले लिया और 26, ठीक है, वर्ड ने ले लिया। ओके, तो 0.26 वर्ड का आ जाएगा और 0.74 उसका एटम्स का आ जाएगा, जबकि सारे वर्ड खाली पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, सारे कुछ वर्ड्स में बी एटम्स भर दी। थोड़ा सुनना क्वेश्चन को, ठीक है ना? अब बी एटम्स इसने जब भर दिए वहां पे, है ना, क्या ना, 2/3 भर दिए, और वो भी ऑक्टाहेड्रल में भरे हैं, टेट्राहेड्रल तो खाली पड़ी है अभी भी। ठीक है ना? तो बी एटम कुछ एटम है ना ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भर दिए, तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मतलब ये एटम सब ज्यादा हो गए ना, एक तो खाली पड़ा था पूरा ही मैदान, अब एटम भी आ गए, तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा और बॉयड का फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो बॉयड का फ्रैक्शन पहले कितना आ रहा था जब अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, तो 74% तो उसका आ रहा था पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब एटम्स का वॉल्यूम आ रहा था, और बॉयड का आ रहा था ओनली 26%। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बॉयड का जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा 26 से, और उसका क्या कहते हैं, एटम्स का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो तरीका तो वही है, तरीका तो वही है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लें। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालें? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है ना, अपॉन यूनिट, सॉरी इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कैसे निकालें? पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने कितने एटम है। ए टाइप के तो 6 एटम ही होंगे HCP में, तो ये तो एटम ही तो बना रहे हैं उसको, HCP को, तो 6 एटम होंगे इंटू 4/3 पाई ए आर ए क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम आ गया। अब बी टाइप के जो एटम है ना, वो 4/3 पाई आर बी क्यूब, ठीक है, एक का वॉल्यूम हो गया। अब 4 का क्यों मल्टीप्लाई किया? 4 का इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं? 6। अब 6 का 2/3 पार्ट, 6 का 2/3 पार्ट, ठीक है। अब 6 का 2/3 कितना हो गया भाई? ऑक्टाहेड्रल तो 6 ही होते हैं ना, अब उसका भी 2/3 पार्ट, तो 6 का 2/3 4 ही तो हो गया। तो 4 एटम वॉइड में जाके फंसे हैं ऑक्टाहेड्रल में, इनटू एक का वॉल्यूम। देन इसको सॉल्व किया, लेकिन आरबी को क्या रख दिया मैंने, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, दिस, ठीक है ना, ओके। देन सॉल्व इट, और इसको सॉल्व कर लो, इसको वॉल्यूम वॉल्यूम को भाग डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, वहां तो आता 0.74, यहाँ आ रहा 0.77 पैकिंग फ्रैक्शन, एटम्स के जो वॉल्यूम है वो इतना आ रहा है ना, और बॉयड का जो फ्रैक्शन है हटा दो, 0.22 आ गया, तो जो कि 0.26 आना चाहिए। ओके कंप्लीट, अच्छा सा एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे देखें, सोडियम हैज ए बीसी स्ट्रक्चर विद, सोडियम हैज ए, सोडियम है, सोडियम NaCl नहीं है ना, सोडियम का नाम आता है NaCl, ध्यान में आता है। तो सोडियम हैज ए बीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट डिस्टेंस दिस, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सोडियम। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर बताया था, ये वाला, N इंटू एम अपॉन एन ए क्यूब। N तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, M मोलर मास होता है, N एवोगाद्रो नंबर है, ये वाला एवोगाद्रो नंबर, ए क्यूब, ए जो है उसका साइड है, एज है, ठीक है ना, उसकी लेंथ है एज की। ओके खत्म। तो एन का मान तो बीसीसी की बोल रहा है, तो बेसिकली एन की वैल्यू 2 होती है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और नियरेस्ट डिस्टेंस जो आपने देखी थी वहां पे, आर जो है वो √3/2 थी, ठीक है ना, तो याद करनी पड़ेगी अपन को, ए की वैल्यू अपन को आर के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अपन को जो दे रखी है वो नियरेस्ट डिस्टेंस ही दे रखी है, तो ए को अपन को आर की फॉर्म में ला के देन पुट ए आर, एम की वैल्यू रख दो, है ना, एम की वैल्यू, सोडियम के लिए M23 होता है ना, ग्राम पर मोल, देन खत्म हो गया डेंसिटी। अब यहाँ पे गोल्ड के लिए एम दे रखा है, एटॉमिक रेडियस दे रखी है, एटॉमिक रेडियस, नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं है, एटॉमिक रेडियस है, ठीक है ना, ध्यान देना, वहाँ नियरेस्ट डिस्टेंस थी वो, यहाँ एटॉमिक रेडियस है, थोड़ा सा इन पे भी गौर करते रहना, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। एंड स्ट्रक्चर इज FCC, स्ट्रक्चर इज FCC डिटरमाइन डेंसिटी, तो FCC के लिए एन का मान 4। और अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस वहाँ पे ध्यान करो, वो जो थी इसमें डायगोनल वाली, 2r बराबर A/√2, है ना, तो आर ये आ जाएगी, तो यहाँ पे आर जो क्या है, रेडियस है, रेडियस, यहाँ पे आर क्या था, नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, देन पुट एयर एंड सॉल्व इट। CaCl have cubic structure, sorry, density d this, determine distance between CS and Cl। CS अच्छा सा क्वेश्चन है कि डेंसिटी दे रखी है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बता रखा है उसका, और उसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है हमको, और उसका CS और Cl के बीच में डिस्टेंस पूछी, है ना, तो CS और Cl के बीच में डिस्टेंस मतलब RCS प्लस RCl अपन से पूछी गई है, RCS और RCl। तो तुम्हें ध्यान है कि CS जो वाला क्यूब था, अभी जो मैंने वीडियो पिछली वाली वीडियो देख लेना, CS जो है तो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, और Cl बीच में होता है, Cl मिड में होता है, मतलब BCC जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ओके। वो आवाज आ रही साइड में से, कहीं काम चल रहा है। तो Cl बीच में बनता है, क्यूब क्यूब ले लो, क्यूब पे 8 CS बिठा दो, और एक कॉर्नर पे, सॉरी एक मिड पे, बिल्कुल मिड में Cl रख दो, और कॉर्नर वाला एक CS Cl से टच करेगा, बताया था मैंने, ठीक है ना, ओके। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो RCS प्लस RCl अपन को निकालने, वो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, RCS मतलब CS की रेडियस प्लस RCl Cl की रेडियस, ठीक है ना, वो अपन को निकालनी है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है, बोले कैसे निकालेंगे? अरे मुझे पता है ना कि वो RCS प्लस RCl जो होती है वो A/√2 होती है ना,
ए अपॉन रूट टू होती है। मैं उसमें देख सकता हूँ जाके CH Cl स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। RCS प्लस RCl जो है वो डिस्टेंस है, वो ए अपॉन रूट टू, तो ए निकाल लो, ए से काम चल जाएगा। अब ए किससे निकालू? डेंसिटी से। किससे निकालू? डेंसिटी से। अब यहाँ पे मैं डेंसिटी वाला ये जो मेरा फेमस फॉर्मूला है जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, इसको नहीं लेंगे काम में, है ना, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे देखो ये ना एम अलग अलग है, CS का अलग है और CL का अलग है, तो तुम कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, तो क्या रखोगे यहाँ पे एम? नहीं ले सकते ना, तो फिर यहाँ पे बच्चों भाई गाड़ी में अपन बैठेंगे। अब बच्चों भाई गाड़ी क्या कहती है, ऐसा करो भी दादा, CS का तो अलग मास निकाल लो और उसका क्या कहते हैं CL का अलग मास निकाल लो। तो एक एटम का मास CS का तो ये रहा, जो मैं सिखा चुका हूं तुमको, है ना। ऐसे एक एटम का मास CL का ये रहा। कितने एटम है? NCS, तो टोटल मास इतना हो गया। कितने एटम है? NCl, टोटल मास इतना हो गया। तो टोटल मास अपन निकाल लें सारे एटम्स का, तो ये हो गया अपॉन स्ट्रक्चर तो क्यूबिक है, वॉल्यूम का भाग देना एक ही, देन ए मेरे पास आ जाएगा। ए मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए आ गया, तो अब वो जो डिस्टेंस थी, ओ सॉरी मैं रूट ए अपॉन रूट टू बोल गया, वो डिस्टेंस जो थी और बॉडी डायगोनल पर थी, तो बॉडी डायगोनल डिस्टेंस तो रूट 3 है बाई टू। रूट 3 ए होती है ना बॉडी डायगोनल, तो मिड हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी कितनी होगी? रूट 3 है बाई टू। देन ये डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। ओके, समझ गए? क्लियर? चलो, 9th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाना था, मेरे को टाइम नहीं मिला, एक और बताएंगे तुमको। ए मेटल सरफेस, ए मेटल सफर, ए स्ट्रक्चरल फेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम FCC, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये जेम में आ चुका है। ए मेटल सफर ए स्ट्रक्चरल फेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम FCC टू SC। ये कह रहा है कि एक कोई मेटल है, उसमें किसी कारण से फेज ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। फेज ट्रांजेक्शन सॉलिड का एक पार्ट में बताऊंगा तुमको, है ना? तो फेज ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो क्या बनता है, उसकी स्ट्रक्चर FCC से SC हो जाती है। FCC से क्या हो जाती है? SC। दोनों ही क्यूबिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दिस वॉल्यूम ऑफ मेटल, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ मेटल नॉट चेंज। इस प्रोसेस में इसका जो मेटल का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। अब तुम सोचो कि मास तो कभी चेंज नहीं होना ना, मेटल थोड़ी कम हुआ है, ऐसा थोड़ी है उस मेटल में से कुछ उखड़ के चला गया, नहीं है ना। मेटल तो जितना है उतना ही रहेगा। या किसी चीज को गर्म कर रहे हो, वो पिघल गई, वो पिघल किसी और फॉर्म में आ गई, है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर चेंज हो गई उसकी, बोलो। तो उससे उस मेटल में से कुछ निकल के भाग गया क्या? नहीं भागा ना। तो मास तो चेंज हुआ नहीं, वॉल्यूम इसने चेंज किया नहीं, मना कर रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं, देन डेंसिटी चेंज नहीं होनी, तो यहाँ पे डेंसिटी नहीं होगी। देन डिटरमाइन रेशो ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ FCC टू FCC। ये कह रहा है कि FCC में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है और SC में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उनका रेशो बताइए। तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों डेंसिटी सेम, N इंटू FCC, N FCC इंटू M अपॉन दिस। मास चेंज नहीं होगा ना, मास तो सेम ही रहेगा, अवोगाद्रो नंबर वही रहेगा, ए चेंज हो जाएगा, तो ए चेंज हो गया, एन चेंज हो गया। एन तो इसका FCC का 4 होता है, सिंपल क्यूबिक का 1 होता है ना। और FCC में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो ए अपॉन रूट 2 हो जाती है, और SC में नियरेस्ट डिस्टेंस ए हो जाती है। देन पुट एयर एंड डिटरमाइन दिस। ओके, समझ गए? तो ये 9 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन जरूर हल्का है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन अपने जेम में पूछा जाता है, अपने तो हल्के ही आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते, ठीक है ना। तो जो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, उनसे तुम्हारी सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी जो अब तक अपन ने पढ़ी है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही दो टारगेट थे। नंबर एक तो थ्योरी क्लियर करना पिछली वाली, और दूसरा IIT जेम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो छोटी बनाई है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई। तो दूसरी वीडियो और भेज दी मैंने आज के लिए, तो आज मैंने 2 वीडियो सॉलिड की भेज दी, ठीक है ना। और तीसरी वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, सेंटर ऑफ मास की आने वाली, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगेन नई वीडियो के साथ।